Now let us start. Today our topic is Snell's law. You know law of refraction आपने पढ़ा था 10th क्लास में. Law of refraction. After reflection आपने refraction पढ़ा था. Refraction में क्या? दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था. एक ग्लास लैब लिया था. ग्लास लैब में क्या था? लाइट रे इंसिडेंट की थी कोई. ठीक है. क्या हुआ था? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहां से और वो क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है. क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट. रिफ्रैक्ट हो जाती है ग्लास मीडियम के अंदर. दिस इज रेयर मीडियम. यू नो वेरी वेल. दिस इज टेंसर. दिस इज एंगल आर. दिस इज एंगल. इसके अंदर नंबर 1 एंगल लाइट आई, लाइट आर एंड नॉर्मल. ये तीन चीजें देख रहे हो. ये तीनों ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन होंगी. क्या होंगी? सेम प्लेन में होंगी. इसमें होगी सेम प्लेन. सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू से लिखते हो. किससे लिखते हो? म्यू से. इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर. जो ये म्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. समझना इस चीज को. थोड़ा डीपली पढ़ेंगे इसको. एक्सपेंड करके पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू मीडियम के कंपैरिजन पर डिपेंड करती है कि पहले मीडियम क्या था बाद में मीडियम क्या. लेकिन जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है सभी मीडियम को लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1. क्या होती है? 1. तो इसको एक तरह से रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मीडियम मानकर सभी चीजों का क्या लिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे ग्लास का ले लेते हैं, वाटर का ले लेते हैं. ग्लास का कितना लेते हैं? 1.5. वाटर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं? 4/3 1.33 लाइक दिस. ठीक है. तो ये ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट. किसके रिस्पेक्ट में? अब बात आ जाती है ये म्यू क्या होता है? ये म्यू होता है म्यू टू अपॉन. क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन. काफी जरूरत पड़ने वाली है आपको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. ठीक है. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ? इसी फार्मूले को आप एक्सटेंड करते हुए इस तरह से साइन आई अपॉन साइन. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये रेयर टू टेंसर के लिए सेकंड पॉइंट पे थोड़ा सा दम लगाया जा रहा है. इसीलिए लगाया जा रहा है सारा एफर्ट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. कभी भी मैं μ1 अपॉन μ2 ले सकता हूं. ये देखिए अगर मैंने μ1 अपॉन μ2 ले लिया तो इसका मतलब होगा ये 1 अपॉन μ की वैल्यू. समझ रहे हो? अब लाइट डेंसर टू रेयर चार्ज. तो इन चीजों का ध्यान रखना. बदल करते हैं कई बार. ये कहां पर जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन? जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए. जैसे कोई टैंक है, वाटर टैंक है, उसके अंदर कॉइन रखा हुआ है, वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे. तो लाइट डेंसर से पानी से बाहर आएगी. कहां से बाहर आएगी?
बॉटल से बाहर आएगी, ये कॉइन है आपका। यहां से अगर आप ऊपर देखते हो तो डायरेक्ट दिखती है ऐसे, लेकिन यहां से जब ऐसे जाएगी लाइट तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यही कॉइन आपको कहां दिखेगा, ओरिजिनल या एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। यानी पहले बॉडी ए पर थी और आपको कहां दिखेगी वो ए डैश। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये लाइट आप देख सकते हो कहां से कहां जा रही है, देयर टू और टेंसर टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम, ये एंगल आई यहां पर बन जाएगा, इसका एंगल आर बन जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, फार्मूला ऐसे चलेगा, ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? सॉरी गलत कर दिया, इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं ना, एक साइड को करना होता है, दोनों साइड को कर दिया तो मैथमेटिकली दोनों तो इक्वल नहीं समझे। अगर मैं x इक्वल टू वाई बोल रहा हूँ, अगर मैंने ये भी फॉर्म में कर दिया, ये भी फॉर्म में कर दिया, तो डिफरेंस क्या, एक को करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेना है तो आपको रेयर टू डेंसर के लिए म्यू2 अपॉन म्यू1 था, तो डेंसर टू रेयर के लिए म्यू1 अपॉन। साइन के हिसाब से कैसे लिखोगे, साइन आर अपॉन साइन। आया ये कंसेप्ट समझ में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझे हो क्या है? दोबारा से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी मीडियम का नोट किया गया, कांस्टेंट वैल्यू ली गई विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेकर। सोच कर देखिए, अगर ये ग्लास है, यहाँ पर वाटर को भर दिया जाए, पानी को भर दिया जाए, इसको भर दिया जाए, पानी ले लिया जाए, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है आपको, कम है कितनी, 1.3, इसकी 1.35। दिस इज म्यू1, दिस इज म्यू2। लाइट यहां से यहां जा रही है, तब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको कैसे निकालना है, म्यू2 और म्यू1 करके। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज चेंज हो जाएगा। क्या समझे इस चीज से कि आपका जो मीडियम गिवन है वो आपके जो पहला वाला मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना है। ये नहीं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो हम ग्लास का उससे पूछ लिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आपने बिना सोल्व करके लिख दिया आंसर 1.5 होगा। नो, ये तो देखिए कौन सा मीडियम चल रहा है, किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रही है, उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। इसी के बाद थर्ड पॉइंट में फ्रीक्वेंसी पता है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू से लिखते थे, एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, याद है कुछ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, साउंड चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, पढ़ा था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू से लिख के ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं, एक चीज आपने फेज पढ़ा, फेज क्या होता है, एंगल, फेसर डायग्राम पढ़े थे, लाइट कैसे चलती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट वैसे लेते थे उसको भी, ट्रांसवर्स नेचर, इस जिस लाइन पर चलना है उस लाइन पर वो 90 डिग्री बनाते हुए चलती है। ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे भी और इस तरह से भी, हर साइड परपेंडिकुलर ऐसे करती हुई चलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। तो फेज एंगल की बात हो, फ्रीक्वेंसी यू नो वेरी वेल, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्या फर्क पड़ेगा जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, क्या फर्क पड़ेगा जब लाइट डेंसर से
रेयर मीडियम में जाएंगे। बच्चे कहते हैं स्पीड कम हो जाती है, होती है ना, स्पीड कम होती है ना रेयर से डेंसर पे जाते हैं जब। निकालना भी था फार्मूला आपने, क्या था फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, लेते थे इसको, इस म्यू को आप म्यू ना समझ के क्या समझते हो अब, म्यू टू अपॉन म्यू, ऐसे करना आप ट्रीट इसको, खाली म्यू से भूल जाओ, क्योंकि आपको म्यू डिपेंड करता है दूसरे मीडियम पर। 10th क्लास में सिर्फ आप पे ज्यादातर वैक्यूम या एयर देते थे, जिसकी वैल्यू क्या लेते थे आप, वैक्यूम और एयर के केस में म्यू की वैल्यू क्या लेते थे 1, लेकिन सच्चाई क्या है, वैक्यूम की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 1 है, एयर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी एयर के केस में, लेकिन फिर भी आप क्या करते थे 1 ही ले लेते थे, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और फेज नो चेंज व्हाइल लाइट पास फ्रॉम one medium to another, medium goes from one medium to another, but wavelength, क्या बोल दिया मैंने, वेवलेंथ, जिसको आप लैम्डा से लिखते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, पता है इनका मतलब आपको, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -9, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल, माइनस, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है लैम्डा की वो इस तरह से दी जाती है, और ये डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस, दिखता भी नहीं, वेवलेंथ और स्पीड, वेवलेंथ और स्पीड, जिसको आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी भी बोल देते हो, फर्क है ना दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी, 9th और +1 में पढ़ा है आपने, स्केलर हो गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर बात आ रही है वेवलेंथ और स्पीड, ये दोनों क्या होते हैं, चेंज, ये चेंज जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये दोनों चीजें चेंज, तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल, इसमें आपने सिर्फ अभी तक इसकी जोर दिया था, या ये 2 पॉइंट पर आपको ये भी पता होना चाहिए और ये भी, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको नोट कर लिया आपने, समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे, ये कितना ऊपर उठा हुआ है, ये बात की बात है, कितना शिफ्ट करेगा, कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, सब बात में करेंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या पढ़ने जा रहे हो, जो चीज यहाँ पर इनकम्प्लीट पड़ी हुई है वही आपके नेक्स्ट क्या होंगे, आर्टिकल्स, कंफ्यूज, जो भी कंफ्यूजन थी ना सब खत्म हो जाएगा, 10th तक आपने पढ़ लिया है, 30, 40, 60% तक नॉलेज ले लिया सभी आर्टिकल का, +1 +2 में आके आप 100% अपने माइंड में। ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में क्या जानते, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये वर्ड आएंगे बेटा आपके पास बुक में, जैसे आपने एक बार ईएमएफ पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे बड़ी बात क्या पढ़ी थी उसमें, ये कोई फोर्स नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है, यही पढ़ा था। इसी में ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम से, कभी आप क्या करो, एक पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने शुगर ऐड कर, पहले 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, आप कहोगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई, नो, डेंसिटी बढ़ गई है उसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से कई चीजें हैं हमारे पास जो कुछ प्रोपोर्शन है, इसमें प्रोपोर्शन, जैसे टर्पंटिन ऑयल है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर के अंदर कोई धक्के से कोई ऐसी चीज डाल के उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ा सकते हो, उसकी रेशियो है कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके मॉलिक्यूल्स उसके हिसाब से उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेट की,
ये नहीं कोई और चीज आप मिला दो उसके अंदर कि सर मास ज्यादा हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही है ना। आपको पता है ना इस चीज का। पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच चीनी डाल भी देते हो तो उसका मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एक बार तो होगा उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जैसे वो घुल जाएगी दोबारा से उतना ही आ जाएगा। क्यों? उसके जो पार्टिकल थे चीनी के वो क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल के बीच में आ जाते हैं। 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। छोटे छोटे फाइन पार्टिकल थ्रू आउट यूनिफॉर्मली सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये नहीं और भी डालोगे तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन उसके बीच में जो स्पेस था वो भरने के बाद, फिल होने के बाद। ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी को आप मास अपॉन वॉल्यूम लेकर नहीं चलोगे, नंबर 1। और सभी सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी आपको दे दी जाएगी, बता दी जाएगी। मान लो वाटर है, ग्लास है, ट्रमटाइन ऑयल है, ठीक है, सब चीजें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड लेंगे सारे, उनसे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो लाइट है रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी से ही आपको, देखो ये पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं जो आपके लिए जरूरी है। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, यानी कि जरूरी नहीं है वो आपको रेयर और डेंसर मीडियम कह के दे, जरूरी नहीं है वो दो चीजें आपको अपने आप दे दे, एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में। इनका तो पता है आपको, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और इसकी ज्यादा है। क्या पता वो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 ग्रेटर कर दे, ज्यादा कर दे, कम कर दे, ऐसे करके दे दे, या फिर वैल्यू लिख के दे दे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लगा देना है कि किस मीडियम को रेयर लिया जाए, इसको डेंसर। स्पोर। अब आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन रेयर है और कौन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी तो आपको क्या पता लग जाएगा कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर, कौन सा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किसकी और किसकी कम। कोई कंफ्यूजन इसमें? इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, इसको पढ़ोगे आगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हम 10th तक आ रहे हैं वापस, 10th से लेकर जा रहे हैं आगे, वापस 10th तक आ जाए, हमें तो ये पता था। चलो अब एक और कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट। रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है, रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो वो किस तरफ रिफ्लेक्ट करती है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, नो। वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे दोबारा से डायग्राम बनाऊं, जो आपने बात कही है उसके अंदर एक चीज है जो शायद आप मिस कर रहे हो, वो क्या है, वो ये आर हो गया। आर एंगल नहीं लगाया मैंने, ये आई, आई का मतलब है इंसिडेंट रे, आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये एंगल है, एंगल आई, दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, आपने कहा जब लाइट यहां से यहां पर जाएगी, सपोज ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2, तो आपने सीधा कह दिया v1 ज्यादा होगा और v2, क्या एंगल आई और आर इक्वल हो? नहीं, बैंड कर जाते हैं नॉर्मल की तरफ। इसके बैंड करने से क्या फर्क पड़ा, एंगल आई इक्वल तो नहीं है, एंगल आई नॉट इक्वल ही हुआ ना, फिर नॉट इक्वल में भी या तो इसमें से कोई बड़ा होगा या कोई छोटा होगा।
इक्वल होते तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कोई एक एंगल बड़ा है और कोई एक एंगल, तो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? I is greater than, यही है ना, यानी ई एंगल I is greater than एंगल R का क्या मतलब है? एंगल R is less than एंगल I, ये मतलब हुआ। अब लास्ट लाइन, एंगल R अगर लेस हो रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट, दिस इज द, कब? जब V1 आता है। आपने अपने कंसेप्ट में क्या देना है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये बात आपको पता है, स्नेल्स लॉ ने बताई। उसने कहा था वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रेयर टू डेंसर जाते हुए स्पीड कम होगी, डेंसर टू रेयर जाते हुए स्पीड ज्यादा होगी। किसने बताया ये? स्नेल्स लॉ ने। वो पॉइंट याद करो जो मैंने लिखवाए, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, बट वेवलेंथ एंड स्पीड आर चेंज, ठीक है। लेकिन रेयर से डेंसर जाते हुए स्पीड कम होगी ना, तो इसका मतलब V1 ग्रेटर होगा और V2, इधर स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या है, V2 ग्रेटर होगा और V1, इनमें से कोई एक चीज उठा लो, आप एक चीज उठा लो। रेयर से डेंसर जाते हुए स्पीड कम होगी, यानी कि V1 ग्रेटर होगा और V2 लेस होगा, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द प्रूफ करते हैं। इस पॉइंट की हेल्प से आप क्या कह सकते हो, लाइट रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स प्रूफ करते हैं। पर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है, ये प्रूफ करना। डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल करें, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन या V1 अपॉन V2, लिखते हो ना ये, रेयर मीडियम अपॉन में डेंसर मीडियम में या मीडियम फर्स्ट में जो भी लॉस है वो सेकंड, इसको भी प्रूव कर दे इसको। V1 अपॉन V2 छोड़ दो, ये तो ठीक है। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो पहले सी की उसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, जिससे मैं थोड़ा सा इसको लेकर आऊं, मेरे को लेकर आना है कहां पर, ये V1 अपॉन, चलो दो मीडियम ले लिए V1 और V2, लाइट आ रही है पहले V1 में जाएगी, ये मीडियम कोई और है C और V, यहाँ पर आपने इसको वैक्यूम ले रखा है और ये कोई मीडियम है, ये क्या चीज है, ये कोई मीडियम फर्स्ट है और ये कोई मीडियम सेकंड। तो जब वैक्यूम और मीडियम की बात होती है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम से ही आपने पढ़े अभी तक। लेकिन जो ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम टू है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, म्यू1 म्यू2 होंगे, इसका म्यू1 मान लो, इसका म्यू2 मान लो, कुछ भी ऐसे। तो बात ये आ जाती है, जो ये V1 है ये वेलोसिटी है इसकी लाइट की, इसमें मीडियम के अंदर, लेकिन उससे पहले वैक्यूम में कितनी थी, सी, वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी थी, सी, तो सी अपॉन V1 क्या होगा, सी अपॉन क्या होगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ, ऐसे दूसरे वाले की क्या होगी, सी अपॉन,
सी अपॉन यही होगी ना, बताओ। दिस इज म्यू1, दिस इज म्यू2, और आप पे फार्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, मैंने बताया था म्यू को आप म्यू नहीं पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, म्यू2, और म्यू1 इस म्यू के अंदर भी दो म्यू छुपे हुए, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए, और क्या था फार्मूला म्यू का, म्यू2 अपॉन म्यू, पुट करिए ये वैल्यूज यहां कर दो, यहां पे कर दो, म्यू इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 की वैल्यू सी अपॉन v2, म्यू1 की वैल्यू सी अपॉन v1, सॉल्व कर, सी अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन, कैंसिल हो गए, क्या आ गया, यानी कि v1 अपॉन v2 वाला जो फार्मूला था ये आपने ट्राई करना है। श्रेयसलो ने तो बस ये बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, सी अपॉन v, लेकिन ये v1 अपॉन v2 आपने कैसे लिया, कोई भी बच्चा कहेगा v2 अपॉन v1 था तो v2 अपॉन v1 क्यों नहीं है, कह देगा ना, तो ऐसे आ, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद क्या करना है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें आप पढ़ोगे कि ये नॉर्मल की तरफ ही क्यों, नॉर्मल से आगे क्यों मुड़ता है, रे से डेंसर जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, नॉर्मल से आगे क्यों नहीं मुड़ता, क्या बता क्वेश्चन ऐसे, देखो आपने 10th क्लास में पढ़े है, ये डायरेक्ट पढ़े है, नो प्रूफ नहीं पढ़े हैं। अब क्या बात आ गई है, अब आप पे धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस के आंसर होंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 10th क्लास में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या पढ़ा था, करंट पढ़ा था, लेकिन अब प्रोटॉन के अपोजिट में करंट नहीं होगा, प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट होगा, कई चीजें आती जा रही है, जुड़ती जा रही है, और आप पढ़ते जा रहे हो, हर एक रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है, मैग्नेटिज्म की बात चल रही है, सबका बेस क्या है, बेस क्या है पता है, हम पढ़ते रहते हैं लाइक चार्जेस आर ऑलवेज डिपेंड टू ईच अदर, वो अट्रैक्ट करते हैं लाइक, है ना, पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ये उसके साथ जुड़ के ये बना, लेकिन कभी उसको माइंड में लेकर चलोगे तो उसका जो बेसिक या बेस है इन चीजों का, वो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कहीं भी बात करोगे ये जरूर पहुंच जाएगा, वो चाहे सोलर सेल हो, चाहे वो केमिकल तरीके से बैटरी बनाई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सबके अंदर क्या चीज होगी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज गेन होने से कहीं ना कहीं ये रिएक्शन बन के लोन पेयर रह जाती है, कहीं पर फुल हो जाती है, ठीक है, तो कंपाउंड, समझना इन चीजों को, बेसिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आ जाता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते, न्यूक्लियस में होता है ना, स्मॉल न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आ जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, लूज करते हैं, सब आएगा, यानी कि आप जो चीज देखते हो वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ बुक्स में आंसर इतने गंदे तरीके से दे रखे हैं, ठीक है वो, लेकिन उनके साथ अगर वो 2-3 लाइनें और लिख दे तो मैं कहता हूँ कि सारी सारी बुक्स अच्छी हो जाए। कल मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था रेजिस्टिविटी को, बताता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर बच्चा मेरे पास लेकर आया, तो उसमें कोई क्वेश्चन था, उसमें आंसर सिर्फ क्या दे रखा था, ड्यू टू रेजिस्टिविटी, बस ये लिख दिया, रेजिस्टिविटी लो, इस वजह से वो पता नहीं क्या चीज के लिए क्वेश्चन था, वो रेजिस्टिविटी लो आंसर दे,
जबकि उसके अंदर जो आंसर आना चाहिए था वो मैं बता देता हूँ आपको। रेजिस्टिविटी लॉ से उसने रेजिस्टेंस लॉ दिखाना, रेजिस्टेंस लॉ से उसने हीट एनर्जी भी लॉ दिखाना, ऐसे लेके जाना था। किसी के अंदर दो फार्मूले लग रहे हैं, कौन से? रो है और इधर से आई स्क्वायर आर। अगर वो साथ में ये चीजें लिख देता तो क्वेश्चन कितना अच्छा करेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इस तरह से दे रखा है, बस एक लाइन लिख दी, कोई फार्मूला नहीं बताते उसमें, लाइनें लिख देते हैं कंसेप्चुअल की और हो गया। जबकि आपको मैं बता दूं, फिजिक्स अगर आपने पढ़नी है तो सभी फार्मूले आपको पता, और पता नहीं होने चाहिए, ड्राइव करने आने चाहिए। पेपर में फार्मूले से या तो डेरिवेशन आपकी आपके पास, या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर कंसेप्चुअल। और तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, क्या? फार्मूला। कोई भी निकालो, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो फार्मूला चाहिए, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल आ गया तो भी फार्मूला ही चाहिए। अगर उसने कह दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन चार्ज में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसका ग्राफ बनाओ तो भी फार्मूला ही चाहिए। आपको कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड आर की क्या होती है? इन्वर्सली फार्मूला आता होगा तो पता होगा, कईयों में आर ऊपर भी होता है। ये सब तो हर चीज में हर चीज में क्या चीज? फार्मूला इज वेरी वेरी। फार्मूला आता है तो डेरिवेशन भी हो जाएगी, फार्मूला आता है तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं, और फार्मूला आता है तो कंसेप्चुअल के लिए आंसर बड़े बढ़िया तरीके से दिए जाते हैं। लेकिन अगर फार्मूला ही नहीं आपका, फिर तो में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो भी आप बुक पढ़ते हो उसके अंदर जो भी कंसेप्चुअल मेनली जो दे रखे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उनको आप फॉर्मूलों से, इससे लेंगे फॉर्मूलों से, उनकी लाइन से आपको समझ में आ जाता है कि, लेकिन आपको उसमें ऐड करने की जरूरत है। मैंने ये मतलब बार बार फील करता हूँ इस चीज को कि बुक से तभी कामयाब नहीं हो रही है रेफरेंस बुक, खासतौर से फिजिक्स, क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर रखा क्वेश्चन, काम चलाओ लिख देते हैं, ठीक है, गलत वो होता नहीं है और समझ में वो आता नहीं, ना गलत होता है ना समझ में आता। रजिस्टिविटी लो होने से बताओ कैसे, मतलब उसने क्या दिया कि भाई बल्ब है कोई वो कम चलेगा, ग्लो कम करेगा, करंट पास अच्छा हो जाएगा, करंट पास अच्छा हो जाएगा कैसे? रजिस्टिविटी लो होगी। एक वायर है, दो वायर दे दी 1 एंड 2, इनकी वैल्यू दे दी और कह दिया बताओ किसमें से करंट ज्यादा अच्छा पास करेगा, उसने कह दिया 2 में से, क्यों? क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी 2 है। ऐसे आंसर हो जाता है, ठीक है आंसर ये, लेकिन क्या ऐसे आंसर समझ में आ जाएगा? रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस लो होने का मतलब ओम्स लो, करंट ज्यादा पास करेगा। यहां तक लेके आना था उसको आंसर, लेकिन यहां तक लाके उसके लिए हो गया, गलत नहीं है, आधे अधूरे आंसर जो गलत नहीं है लेकिन समझ में नहीं। तभी कह रहा हूं कि जो फार्मूले आपने सीखे हैं टॉपिक पर जाइए, वो पढ़कर कहां की बात कर रहा है, उस टॉपिक पर जाने के बाद उन्हीं फार्मूलों से ढूंढिए उसका आंसर, तब आंसर दिया जाए। ऐसे पढ़ते हैं सारे के सारे बच्चे जो वाकई फिजिक्स पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जो पढ़ता है ना वो फिजिक्स नहीं पढ़ता है, रट्टे मारता है, और वो रट्टे कब तक कामयाब होंगे? कभी भी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चीजें हैं ये जो कि आपको ऐसे बताई। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अभी तक आपने क्या पढ़ा? म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई अपॉन साइन, पढ़ दिया? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ, पढ़ दिया इसे। अब लाइट अगर V1 से V2, V1 से V2, V1 और V2 वेलोसिटी हो गई इसकी रेयर टू टेंसर चाहते हो, तो हमारा क्वेश्चन है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो कहां होगा?
क्या लाइट का रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पर ना रहे, सीधी ना निकल जाए, क्या हो, ओरिजिनल पाथ पे ना रहे, वो डिफ्लेक्ट कर जाए, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब जब हमने ये बात करी ली है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, तो उसका कॉज है स्पीड ऑफ लाइट चेंज। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। हो गया आंसर। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, v1 से v2 हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो वो मुड़ेगी। और लास्ट आंसर, मुड़ेगी तो कहां मुड़ेगी बता दो, मान जाएगा, फार्मूले से बता दो, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर दे, v1 से v2 ये ले लो, v1 ये पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, रेयर टू डेंस हो जाते हो। बताया था ना उसे, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा, सेरेंस लॉ ने बताया था ना। कर दो, अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 हुआ तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना, ग्रेटर देन, यही होगा ना, इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हो। v1 ग्रेटर देन v2 का मतलब यही होगा, v1 इज ग्रेटर देन v2 का मतलब यही होगा ना, इनइक्वालिटी लेकर चलोगे तो। ठीक है, पता है ना इन चीजों का, लगा दो। क्या आएगा यहां से, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, मींस फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई इज ग्रेटर देन मैथमेटिक्स, आई इज ग्रेटर देन, ठीक है नहीं, तो आर इज लेस देन, लाइट रिफ्लेक्ट्स, क्या मतलब है इसका, टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंगल आर कम हो जाएगा। मैथमेटिकली आप देख सकते हो इस चीज को, मैथ आता है ना आपको, ज्योमेट्री, ये एंगल क्या है, आई, अगर ये लाइन सीधी ऐसी चली जाती, ये भी एंगल क्या होता, अरे आर ले लेते तो इक्वल होते, लेकिन आर का कम होने का मतलब क्या है, लाइट सीधा ना चल के बैंड हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल आई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे दूसरा भी सिमिलरली आप सेकंड केस में डेंसर टू रेयर के लिए भी ले सकते हो, उसमें अब